औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपके लिए इंग्लिश 201 की एक बहुत बड़ी मेगा फाइल लेके आया हूँ। इसके अंदर हम तकरीबन 50 के करीब सब्जेक्टिव के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट करेंगे। और जो सब्जेक्टिव होंगे ये मोस्टली इनमें से एमसीक्यूज़ भी मिल जाएँगे आपको एग्ज़ाम के अंदर, और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन वो भी दोनों आपकी तैयारी हो जाएँगी। तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपकी तैयारी में बिल्कुल कोई कमी नहीं रह जाएगी। ये तकरीबन 1 हफ़्ते की फ़ाइल, यानी ये जो निचोड़ हमने निकाला है, इस फ़ाइल के अंदर सारा कुछ हमने डाला हुआ है, ठीक है? तो मेक श्योर के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने फीडबैक से भी आगाह करें और नेक्स्ट बताएँ कि इसके ऊपर वीडियो बनानी है। तो इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो चलते हैं अपनी फाइल की तरफ। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, लिखता है डिफरेंस बिटवीन कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। तो जो कंपैरिजन होता है बेसिकली ये हम शो करते हैं सिमिलैरिटीज़ को, डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटिटीज़, यानी कि जो जब हम दो क्वांटिटी के दरमियान सिमिलैरिटी शो करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हम कंपैरिजन यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है एप्पल एंड बनाना आर फ्रूट्स, ठीक है? अब दोनों जो है फ्रूट की कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो कंट्रास्ट में क्या लिखता है, डिफरेंस शो करते हैं हम। तो डिफरेंस से मुराद एप्पल का जो कलर है वो ग्रीन हो सकता है या रेड हो सकता है, लेकिन जो बनाना का कलर है वो येलो ही हो सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लिखता है क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन। तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं सिमिलर थिंग्स और प्रोसेस, ठीक है? हम जो है सिमिलर थिंग्स से जो है वो लिंक करते हैं। तो क्या करते हैं बाय ग्रुपिंग देम इनटू क्लासेस, ठीक है? तो यहाँ पे हम उनको फिर क्लासेस के अंदर जो डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप बना के। और जो डिवीजन में हम क्या करते हैं भाई, टॉपिक को ब्रेक करके स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसको हम डिवीजन कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट उसके अलावा हमारे पास है राइटर ब्लॉक। तो राइटर ब्लॉक में बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिधर जो है राइटर जो होता है वो इस काबिल नहीं होता कि कोई न्यू वर्क या एक्सपीरियंस जो है वो हमारे पास शो करवा सके, ठीक है? तो इसकी कहता है कुछ वजूहात भी हो सकती हैं, ये अपनी इंग्लिश देख लेनी है। कहता है राइटर ब्लॉक इज़ अ टेम्परेरी कंडीशन इन व्हिच अ राइटर इज़ अनएबल टू प्रोड्यूस न्यू वर्क और एक्सपीरियंस क्रिएट स्लो डाउन, ठीक है? इनकी उसकी क्रिएटिव जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो इसके पीछे फैक्टर क्या हो सकते हैं? या तो हो सकता है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, या हो सकती है लैक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पस, या पुअर नॉलेज ऑफ द ऑडियंस, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये राइटर ब्लॉक की जो है कुछ सोर्सेज़ हैं, ठीक है? तो ये भी आपने इसको देख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा आपने जो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के कंसेप्ट ले लेना है, ये भी आपके हैंडआउट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है, अली टेक्स टी। तो ये एक प्रेज़ेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है? तो इसको जब मैं पैसा वाइज़ में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या बनेगा, टी इज़ टेकन बाय अली। अब इसको कैसे मैंने बनाया है, वो सिंपल सी बात है, तो ज़रा इसको समझने पड़ेगा हमें कि टी को पहले लेके आया हूँ मैं इनके जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है उसको फिर मैं सब्जेक्ट बना देते हैं पैसा वाइज़ में। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है? तो ये सारा कुछ बना हुआ है, लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, इसके सेपरेट वीडियो बना के मैं वो आपको यहाँ अपलोड कर दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है स्टेप ऑफ प्लानिंग अ रिपोर्ट। तो ये स्टेप कौन से होते हैं किसी रिपोर्ट को प्लान करने के लिए? डिफाइन द आउटलाइन एंड पर्पस, आउटलाइन द इशू फॉर इन्वेस्टिगेशन, प्रिपेयर अ वर्क प्लान, कंडक्ट रिसर्च, एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा, ड्रा कंक्लूजन एंड डेवलप रिकमेंडेशन। तो ये जो है हम स्टेप्स यूज़ करते हैं प्लानिंग अ रिपोर्ट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपिंग द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। पर्पस स्टेटमेंट क्या होती है? लिखता है, अ पर्पस स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट व्हिच समराइज द स्पेसिफिक टॉपिक एंड गोल ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है? जो प्रपोज स्टेटमेंट होती है वो एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती है, सेंटेंस होता है जो समराइज करता है स्पेसिफिक टॉपिक को और गोल को, किसका? डॉक्यूमेंट्स का जो गोल होता है और स्पेसिफिक टॉपिक होता है उसको समराइज करता होता है, ठीक है? बेसिकली ये क्या लिखता है, इट इंक्लूड इन द इंट्रोडक्शन टू गिव द रीडर एन एक्यूरेट। तो ये इंट्रोडक्शन के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने हाइलाइट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, प्रिपेयरिंग अ प्रीलिमिनरी आउटलाइन। तो ये जो होता है कहता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग रिपोर्ट, इट बेसिकली अ प्लान ऑफ आर फॉर ऑर्गेनाइजेशन, द एलिमेंट्स फॉर अ रिपोर्ट्स। तो ये बेसिकली एक प्लान होता है किसका? ऑर्गेनाइजिंग द एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट्स का। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है प्लानिंग रिपोर्ट्स का, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी क्या होती है? इट रेफर द सोर्स फ्रॉम वेयर द डाटा हैज़ बीन कलेक्टेड,
ठीक है? यानी कि हमारे पास कोई भी जो सोर्स होता है जहाँ से हम डाटा कलेक्ट करते हैं, वो बिब्लियोग्राफी में आ जाता है। जैसे हम न्यूज़पेपर ले लेते हैं या कोई बुक ले लेते हैं, जैसे हमारी इंग्लिश 201 की बुक है, वहाँ से सारा डाटा कलेक्ट करके मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ, तो वहाँ से जो मेरी सोर्स है वो हमारी बेसिक इंग्लिश 201 की बुक है, हैंडआउट है, जहाँ से मैंने डाटा को कलेक्ट किया है और यहाँ आपको प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। तो ये बिब्लियोग्राफी में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है इंडेक्स। इंडेक्स जो होता है बेसिकली ये क्या कहता है, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। जैसे कि हमारे पास इंग्लिश 201 का जब हम फर्स्ट पेज खोलते हैं, तो ये 45 लेक्चर तक जो सारा कुछ लिखा होता है हमारे पास के चैप्टर कौन-कौन सा होगा, उसका नाम वगैरह, तो वो इंडेक्स में आ जाता है। उसके अलावा हमारे पास है ग्लोसरी। तो ग्लोसरी में क्या होता है, ये एक अल्फ़ाबेटिक लिस्टिंग होती है स्पेशल टर्म की और वर्ड्स की, जिधर हम ना मीनिंग और डेफिनेशन देखते होते हैं। आपने 9th और 10th क्लास के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी होंगी। जब हम बायो या केमिस्ट्री की बुक्स पढ़ते थे, तो वहाँ पे उनके लास्ट पे ग्लोसरी बनी हुई थी, इवन मैथ के अंदर भी। तो उसके अंदर जितनी भी डेफिनेशन थी उनको अल्फ़ाबेटिकली इनकी हमने उसको अरेंज किया होता था और जिसके अंदर उनकी मीनिंग और डेफिनेशन अवेलेबल होती थी। तो ये ग्लोसरी बेसिकली उसके अंदर आ जाता है। ठीक है? उसके नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, कहता है सुपरस्ट्रक्शन फॉर फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स। तो उसके अंदर कुछ चीज़ें आ जाती हैं सुपर स्ट्रक्चर की, जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के होते हैं या सुपर स्ट्रक्चर। तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है, फिर क्राइटेरिया आ जाता है, फिर मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स, ओवरव्यू ऑफ अल्टरनेटिव्स, एवोल्यूशन और कंक्लूजन और रिकमेंडेशन। तो ये उसके अंदर कुछ चीज़ें आ जाती हैं। उसका लास्ट हमारे पास है, कहता है प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है, जो किसी रिपोर्ट्स के प्रोग्रेस के दौरान जो है हम उसको या उसकी इनके रिपोर्टिंग पीरियड के दौरान जो हम अचीव करते हैं, हासिल करते हैं, तो वो बेसिकली प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है। ठीक है? सिंपल सी बात है। तो क्या लिखता है, द प्रोग्रेस मेड टुवर्ड्स द गोल ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, डिस्कशन सिग्निफिकेंट कॉस्ट एंड शेड्यूलिंग इशू एंड लिस्ट फ्यूचर ऑब्जेक्ट्स टू बी कैरिड आउट। तो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि जो उसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो कौन-कौन से हैं? तो वो 2 हैं, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये आपने देख लेना है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है कि विजुअल ऐड। तो विजुअल ऐड कैन बी डिफाइंड एड इंस्ट्रक्शनल ऐड, ठीक है? सच एज़ पोस्टर, यानी कि कोई ऐसा ऐड जिसको ना हम रिटन करके समझाना पड़े। डिवाइस हो सकती है इसके अंदर, कुछ भी हो सकता है। जैसे जब हम अपने ये क्लासेस के अंदर ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड जैसे यूज़ करते होते हैं, तो बेसिकली उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? वो हम समझाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? तो वो विजुअल ऐड के अंदर आ जाता है। उसका नेक्स्ट हमारे पास है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ क्या होता है? बेसिकली ये एक लाइक टेबल होता है, या बार ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड इन न्यूमेरिक क्वांटिटीज़, ठीक है? तो इसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम न्यूमेरिकली इनके डिजिट्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। कहता है व्हिच इज़ डन यूजिंग रेक्टेंगल कॉल्ड बार्स। तो रेक्टेंगल के ज़रिए से हम जो डन कर सकते हैं, जिससे हम क्या कह रहे हैं, बार्स। तो क्या लिखता है, ग्रेटर द क्वालिटी द लॉन्गर विल बी द बार। उसका नेक्स्ट हमारे पास कहता है सम यूजेस ऑफ बार ग्राफ। तो बार ग्राफ के कुछ यूजेस हमारे पास हैं, टू कंपेयर क्वांटिटीज एट अ ग्लांस, टू शो ट्रेंड्स, टू इंडिकेट द कंपोजिशन ऑफ होल, ठीक है? तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास से कहता है पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ कहता है स्पेशल काइंड ऑफ बार ग्राफ होते हैं विच द बार आर रिप्लेस बाय ड्राइंग देन दैट रिप्रेजेंट द थिंग टू बी डिस्क्राइब्ड। तो बार ग्राफ में हम क्या करते हैं कि चीज़ को रिप्लेस कर देते हैं, जिस चीज़ को हमने ड्रा किया होता है उसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है? तो हम उसको सारा कुछ इस तरह मैनेज कर लेते हैं। तो क्या लिखता है, द चीफ एडवांटेज ऑफ पिक्टोग्राफ इज़ दैट इट्स यूजेस ड्राइंग टू सिंबलाइज concretely the quantities that you are talking about your ग्राफ। तो बेसिकली हमने क्या करना होता है, हमने उस बार ग्राफ को जो है डिस्क्राइब कर देना होता है, कि जो हमारे लिए थोड़ी सी समझने में आसानी होती है, ठीक है? उसके अलावा नेक्स्ट मेरे पास है पाई चार्ट्स। तो क्या कहता है, पाई चार्ट आर अनसरपास्ड इन द एबिलिटी टू डिपेक्ट द कंपोजिशन ऑफ अ होल, ठीक है? उसका नेक्स्ट हमारे पास कहता है फ्लो चार्ट्स। तो फ्लो चार्ट्स आर एक्सीलेंट मीन ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सक्सेशन ऑफ इवेंट्स इन अ प्रोसेस और प्रोसीजर। तो ये बेसिकली हमारे पास जो होते हैं एक फ्लो को, इवेंट को रिप्रेजेंट करते होते हैं, ठीक है? तो सिंपल फ्लो चार्ट यूज़ रेक्टेंगल, सर्कल, ये आप बहुत सिंपल है, इसको आपने देख लेना है। उसका नेक्स्ट हमारे पास कहता है शेड्यूल चार्ट। तो शेड्यूल चार्ट्स क्या होते हैं? शेड्यूल चार्ट्स होते हैं आइडेंटिफाइज द मेजर स्टेप इन अ प्रोजेक्ट एंड टेल व्हेन दे विल बी परफॉर्म। तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास जो होते हैं मेजर स्टेप्स आ जाते हैं प्रोजेक्ट्स के, जो बताते हैं कि हमने क्या परफॉर्म करना है। दे ऑफ्टन यूज इन प्रोजेक्ट प्रपोजल टू शो द पर्पस प्लान ऑफ वर्क, ठीक है? उसके नेक्स्ट हमारे पास कहता है बजट स्टेटमेंट। तो बजट स्टेटमेंट क्या होती है? बजट स्टेटमेंट इज अ टेबल दैट शो हाउ मैनी मनी विल बी गेन्ड और स्पेंट। तो बजट स्टेटमेंट के अंदर हम ये देखते हैं, एक टेबल होता है जो हमें दिखाता है कि कितनी मनी को जो है हमने जो हासिल किया है या उसको हमने इस्तेमाल किया है। तो इट मे बी वेरी सिंपल और वेरी
इलिबरेट डिपेंडिंग अपॉन योर रीडर्स नीड, टू रीडर की नीड के ऊपर जो है वो डिपेंड करता होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है स्पेसिफिकेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स। तो इसकी जो है 4 टाइप्स हो सकती हैं स्पेसिफिकेशन की। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हो सकती हैं, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन और टेस्ट स्पेसिफिकेशन। तो ये इसकी 4 हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इसको भी याद कर लेना है। तो रिक्वायरमेंट जो स्पेसिफिकेशन है इसमें क्या लिखता है, द रिजल्ट ऑफ मार्केट रिसर्च इज़। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं मार्केट रिसर्च का, ठीक है, कि मार्केट से हमें क्या रिजल्ट मिला है। तो आगे भी आपने इसको देख लेना है, सिंपल सा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। उसके अलावा फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, तो फंक्शनल से दिस स्पेसिफिकेशन विल फॉर्म द बेसिस ऑफ फॉर द हाईली प्रिसाइज डिजाइन स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो ये हम डिजाइन करते हैं हाईली प्रिसाइज डिजाइन स्पेसिफिकेशन के लिए। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। तो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन आर द लेटर यूज एज द बेसिस फॉर द टेस्ट प्लान एंड यूजर डॉक्यूमेंटेशन। तो इसको हम 2 चीज़ देखते हैं, टेस्ट प्लान एंड यूजर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो उसके अलावा नेक्स्ट कहता है रूल्स टू क्रिएट विजुअल ऐड इन योर कम्युनिकेशन। तो हम अपनी कम्युनिकेशन के अंदर विजुअल ऐड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो हम जो है वो कलर यूज़ करें स्लाइड्स के अंदर, और हमने जो अवॉइड करना होता है उसमें ऑरेंज और येलो कलर को छोड़ के बाकी कलर यूज़ करने होते हैं अपनी स्लाइड्स के अंदर। उसके बाद दूसरा हमारे पास है कि हमने जो है 18 पीटी जो है और टाइम न्यू रोमन जो है वो यूज़ करना होता है अपनी फ़ॉन्ट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कहता है कंसीडरेशन एंड कर्सिटी। तो बेसिकली इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो बेस करता है फीलिंग का, जो इसके पीछे फीलिंग होती है हमारे पास, ठीक है। जो कंसीडरेशन होता है ये मोर कंपनसाइड होता है और इसका जो है मोर डेप्थ होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो है हम किसी पर्सन की जो है ज़रूरत को या फीलिंग को एहसास करते हुए हम उसकी केयर करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम दूसरी साइड पे जाते हैं कर्टसी के अंदर, तो वहाँ पे हमें जो है इस तरह की कोई केयर नहीं करते होते, ना ही कुछ इस तरह की हमारे पास कोई यानी कि केयर नहीं करते होते, ना ही हमारे पास इस तरह की फीलिंग होती है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली हमारी फीलिंग ऊपर है। और नेक्स्ट हमारे पास है टेबल ऑफ कंटेंट एंड अपेंडिक्स ऑफ रिपोर्ट। तो ये बेसिकली जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है ये एक आउटलाइन होता है, जैसे मैंने पहले ओवरव्यू आपको बताया है कि जो हमारे पास चैप्टर की सबसे पहले हमारे पास आउटलाइन दी होती है कि हम कौन-कौन से जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे, उनकी जो आउटलाइन होती हैं, तो वो हमारे पास होती हैं टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर, ठीक है। और जो अपेंडिक्स होता है ये इंक्लूड करता है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन, टेबल ऑफ रॉ डाटा, सिंपल इक्वेशन एंड सो फॉर्थ। तो इसके अंदर बेसिकली हम मैथ की इक्वेशन और टेबल ऑफ रॉ डाटा और सिंपल इक्वेशन जो है वो हम यूज़ करते होते हैं, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन वगैरह-वगैरह, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है मीमो एंड लेटर। तो मीमो में बेसिकली जो है हम क्या करते हैं विद इन द जो है ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं मीमो को, और जो लेटर होता है उसको हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते होते हैं। बेसिकली इन दोनों के दरमियान यही डिफरेंस है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है यूज़ ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। तो क्वेश्चन मार्क्स को हम यूज़ करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, ठीक है। एक तो हम इसको लास्ट पे लगा देते हैं और इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम बोलते होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है यूज़ इक्वेशन क्वेश्चन मार्क्स टू चेंज द डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस इनटू इक्वेशन। तो डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस को जो हम इक्वेशन में बनाते हैं तो उसके भी लास्ट पे हम जो है क्वेश्चन मार्क्स लगा देते हैं, एग्जांपल भी लिखी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा थर्ड जो है व्हेन अ डिक्लेरेटिव और कमांड और इसको हम फ्रेज के तौर पर यूज़ करते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन पे लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क्स लगा देते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है प्रपोजल। प्रपोजल बेसिकली क्या होता है, आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड स्टेट हाउ यू विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम। प्रपोजल के अंदर जो है हम किसी प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करते हैं और हम बताते हैं कि हमने इस प्रॉब्लम को जो है वो कैसे सॉल्व आउट करना होता है, ठीक है। प्रपोजल के अंदर बेसिकली हम यही चीज़ देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन के लिए रूल हमारे पास कौन-कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, नाउन को, प्रोनाउन को, वर्ब को, एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह-वगैरह जो है कंजंक्शन को, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है इनको हमने कैपिटल रखना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर नाउन होता है जिसके अंदर कोई किसी पर्सन का नाम आ सकता है, ऑब्जेक्ट या प्लेस या प्रोजेक्ट का, तो उसको भी हमने कैपिटल रखना होता है, जैसे अली वगैरह आ गया। तो इस तरह का कोई भी आगे एग्जांपल दी हुई हैं, ठीक है। तो उनको भी हमने कैपिटल रखना है, ये बहुत सिंपल सा होता है। और नेक्स्ट हमारे पास जो होता है लेटर आई जो होता है, ठीक है, इनके जिसके अंदर हम लेटर यानी कि आई यूज़ करते हैं, इनकी इसको हम प्रोनाउन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं योरसेल्फ वगैरह के लिए, तो उसको अंदर भी हम कैपिटल रखते हैं। आई जिधर भी यूज़ होगा तो हम उसको कैपिटल ही यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है डैंगलिंग मॉडिफायर। तो डैंगलिंग मॉडिफायर बेसिकली ये होता है जिसके अंदर ना हमें सेंटेंस की क्लियर स्टेटमेंट ना मिल रही हो, क्लियर फीलिंग ना मिल रही हो कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल उसने लिखी है द बिग, तो डज़ नॉट मेक सेंस विदाउट टेलिंग व्हाट द बिग मीन्स, ठीक है।
यानी कि उसने कहा द बिग, तो मुझे क्या पता अब द बिग क्या मतलब, कि बड़ा, ठीक है? तो बड़ा क्या हो सकता है? लैपटॉप बड़ा है, स्क्रीन बड़ी है, क्या बड़ा है? तो उसने डिस्कस नहीं किया ना। तो नेक्स्ट उसने आगे लिखा है कि द बिग डॉग, ठीक है? तो मुझे अब समझ लग गया कि यार कोई मतलब कह रहा है कि कुत्ता जो है वो बड़ा है। तो इसने मुझे कंप्लीट थॉट दे दिया है। तो बेसिकली ये होता है, ठीक है, इसके अंदर। तो डंग ने मॉडिफायर के अंदर जो है हमें कंप्लीट थॉट नहीं मिल रही होती। और नेक्स्ट हमारे पास है सेंटेंस फ्रेगमेंट। तो सेंटेंस फ्रेगमेंट एक ऐसा इनके सेंटेंस होता है जिधर ना सब्जेक्ट या वर्ब या उनमें से दोनों वो मिसिंग हो सकते हैं, ठीक है? अब सब्जेक्ट जो होता है हमारे पास ही, शी वगैरह ये होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं और जिसके ऊपर काम किया जा रहा है वो वर्ब होता है। तो या तो ये कहता है 2 मिसिंग हो सकते हैं दोनों, या फिर कोई एक मिसिंग हो सकता है, तो वो सेंटेंस फ्रेगमेंट में आ जाता है, ठीक है? लेकिन जब कहता है ये दोनों अवेलेबल हों, यानी कि सब्जेक्ट भी अवेलेबल हो, वर्ब भी अवेलेबल हो, तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस की थॉट देता है हमें, ठीक है? तो इस बात का भी डिफरेंस आपने जो है वो याद कर लेना है। उसका नेक्स्ट हमारे पास कहता है ऑर्नेट लैंग्वेज और विजुअल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। तो जो ऑर्नेट लैंग्वेज है इसके अंदर हम मोस्ट सिंपलेस्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है? लेकिन वहाँ पे जो है हम अमाउंट ऑफ डिटेल इन योर राइटिंग, विजुअल में हम जो है डिटेल अमाउंट ऑफ डिटेल इन योर राइटिंग के अंदर हम डिटेल से बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंपलेस्ट मोस्ट डायरेक्ट वर्ड जो है वो यूज़ करते होते हैं। ये बेसिकली दोनों को डिफरेंट डिफरेंस है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो इसके अंदर जो है हम इसकी टाइप देखते हैं, कहता है एक्सटेम्पोर और इम इम्प्रो इम्प्रोम्प्टू और मेमोराइजेशन और रीडिंग मोड्स ऑफ डिलीवर। उसके अलावा लास्ट में है डिलीवरी गाइडलाइंस। तो ये इसके बेसिकली 5 जो हैं वो टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन है। अच्छा, तो इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखता है व्हाट प्रॉब्लम डू यू फेस व्हाइल यूजिंग स्टैक्ड मॉडिफाइज नाउन एंड हाउ कैन वी ओवरकम देम, ठीक है? तो जो स्टैक्ड मॉडिफायर होते हैं ना, बेसिकली ये वो सेंटेंस होता है जिसका ना जो सेंटेंस होता है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो, इनके लंबा सेंटेंस हो, ठीक है? तो लिखता है these stack modifiers and noun can be hard and to read and sometimes create ambiguity, ठीक है? तो बेसिकली कहता है ये हार्ड टू रीड होते हैं और ये एम्बेगुइटी इनकी एक अनबैलेंस क्रिएट करते हैं। तो हम इनसे बात कह सकते हैं ऐड फ्यू वर्ड्स स्पेशली जिनके हमने क्या करना होता है, हम यहाँ पे प्रीपोजिशन और कंजक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? तो इनके दरमियान जो है वो हम कंजक्शन और प्रीपोजिशन को यूज़ कर लें। और नेक्स्ट जो हमारे पास है कहता है अवॉइड यूजिंग लॉन्ग स्ट्रेंथ्स ऑफ मॉडिफाई और नाउन। तो लॉन्ग स्ट्रेंथ्स भी हम बच सकते हैं इस तरह, ठीक है? और नेक्स्ट मेरे पास एक कहता है कामा सप्लाइज क्या होते हैं। तो कहता है जब हम किसी दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को एक कामा से ज्वाइन कर लेते हैं तो ये हमारे पास कामा सप्लाइज एरर हो जाता है। तो इसको भी आपने देख लेना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास कहता है फ्यूज सेंटेंस। तो कहता है जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को इकट्ठे जो है वो चलाते हैं विदाउट कंजक्शन और प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन या कंजक्शन के बगैर, जब दो हम इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाते हैं तो वो एक एरर क्रिएट करते हैं जिसको हम फ्यूज सेंटेंस कह रहे हैं, ठीक है? ठीक है, तो ये कहते हैं टू जॉइन मेन क्लासेस फॉलो द ऑप्शन लिस्टेड अंडर कॉमा सप्लाइज, ठीक है? उसका नेक्स्ट मेरे पास कहता है पैरालिज्म। पैरालिज्म क्या होता है? बेसिकली ये एक सेंटेंस का इनके ऐसा हिस्सा होता है जिसके अंदर ना एक जो सेंटेंस होता है वो सेम फंक्शन शो करता है और स्ट्रक्चर भी उसका सेम ही होता है, ठीक है? तो इसकी भी आपने जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है। ये इसकी डेफिनेशन मैंने बता दी है। कहता है वर्ड और फ्रेज ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन शुड हैव द सेम फॉर्म, ठीक है? उसका नेक्स्ट हमारे पास कहता है इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं वो मैंने इधर हाईलाइट कर दी हैं, वो अपने हैंडआउट्स प्रिपेयर करनी है। क्या करने हैं? रूल्स एंड प्रैक्टिस एग्जांपल ऑफ कॉमास, क्लोन्स एंड सेमीकोलन ईटीसी। तो इसके अंदर जो भी वो सारी चीज़ें आ जाती हैं तो वो अपने हैंडआउट से प्रिपेयर कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कहता है प्लानिंग योर स्पीच और प्रेजेंटेशन। तो उसको हम 4 तरीके से जो है इसको डिज़ाइन करते हैं कि हम एक जो मेन आइडिया डेवलप करें और कंस्ट्रक्ट एंड आउटलाइन करें। इनके मेन आइडिया डेवलप करें और आउटलाइन डेवलप करें और एस्टिमेट द अप्रोप्रिएट लेंथ, इनके उसकी लेंथ कितनी है जो हमने स्पीच को जो है प्रेजेंट करना है। उसके बाद कहता है डिसाइड ऑन द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टाइल। तो स्टाइल हमने कौन सा यूज़ करना है। उसका नेक्स्ट मस्ट कहता है यूज़ ऑफ एनुमरेशन। तो बेसिकली एनुमरेशन जो होता है ये हमारे पास बता रहा है लफ्ज़ के नंबरिंग का कुछ सिस्टम ही है, ठीक है? तो क्या लिखता है यूज्ड एनुमरेशन इन रिपोर्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स टू आइडेंटिफाई सीक्वेंस ऑफ चैप्टर, सेक्शन, पेज नंबर
फिगर्स एंड टेबल्स। तो ये ना मतलब हम ये करते हैं जब किसी पेज को ना हम नंबराइज़ करते हैं, इनको नंबरिंग सिस्टम दे देते हैं, सीक्वेंस चैप्टर का हो सकता है, सेक्शन हो सकता है, पेज नंबर हम उसको देते हैं, तो उसको हम इन्यूमरेशन में यूज़ करते हैं। उसकी जो दूसरी भी डेफिनेशन लिखी हुई है, जो हैंडआउट से ही मैंने निकाली है, कहता है यूज़ एन्यूमरेशन इन पैराग्राफ्स व्हेन यू वांट टू एटमाइज़ और अ लिस्ट ऑफ सेट ऑफ टॉपिक्स। ठीक है? तो ये लफ़्ज़ आर लिखा हुआ है, थोड़ी-सी इसमें गलती हो गई है। और सीरीज़ ऑफ सम काइंड, ठीक है? तो ये क्या कहता है, ये भी डेफिनिशन आप याद कर सकते हैं, टू एटमाइज़ और लिस्ट अ सेट ऑफ टॉपिक और सीरीज़, कि हमने जो है वो लिस्ट बना लेनी है सेट ऑफ टॉपिक की या सीरीज़ ऑफ सम काइंड्स, तो ये भी न्यूमरेशन में आ जाता है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट में बस कहता है हाउ कैन कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑन जॉब, तो हम वो कैसे कंडक्ट कर सकते हैं इंटरव्यू को जॉब बेसिस के लिए, तो वो उनके लिए कुछ स्टेप है हमारे पास। कहता है ऑब्टेन और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन solve a problem to create goodwill and proceed the other person to take action। तो ये 4 आ जाती हैं जॉब का इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए, ठीक है? जब हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं जॉब के लिए, तो हमें ये 4 चीज़ें जो हैं लाज़मी अडॉप्ट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कहता है व्हाई वी यूज़ वर्ब इंस्टेड ऑफ नाउन, और इसका जो दूसरा नाम हमारे पास है, कहता है नोमिलाइज़ेशन। तो नोमिलाइज़ेशन की तारीफ़ ही आ जाती है, इधर हम यूज़ करते हैं वर्ब को किसके बजाय, नाउन के बजाय, ठीक है? और कहता है वेयर पॉसिबल वर्ब फॉर्म इंस्टेड ऑफ नाउन फॉर्म एक्सेसिव और अननेसेसरी नोमिलाइज़ेशन, तो टर्निंग वर्ब इनटू नाउन टू मेक द राइटिंग वर्ल्डी बिकॉज़ इट रिक्वायर्ड अ नाउन एंड वर्ब इंस्टेड ऑफ जस्ट द वर्ब, ठीक है? तो कहता है ये जो है हमारे पास अ, वर्ब को जो है वो नाउन में वर्ब को हम यूज़ करते हैं नाउन की जगह पे, ठीक है? तो ये इट रिक्वायर्स अ नाउन एंड वर्ब्स, ठीक है? तो ये कहता है जो अगर हम इसको ना लिखें तो अननेसेसरी थे, तो वो हमारे पास दोनों की ज़रूरत होती है, लेकिन जहाँ पे हम सिर्फ़ उसको एक्सचेंज कर लेते हैं। और नेक्स्ट मेरे पास है, कहता है यूज्ड मॉडिफायर्स ऑफ नाउन्स, तो ये बेसिकली एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। मॉडिफायर्स ऑफ नाउन शुड बी प्लेस either इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर द नाउन, ठीक है? ये जो मॉडिफाई ऑफ नाउन है, उनको हम कब प्लेस करते हैं, इमीडिएटली या इमीडिएटली बिफोर नाउन करते हैं या इमीडिएटली आफ्टर नाउन करते हैं, ठीक है? और लिखता है लास्ट पे हमारे पास एक क्वेश्चन खड़ा है, कहता है राइट डाउन द प्रोनाउन क्लास, ठीक है? तो ये क्या है, प्रोनाउन कैन अपीयर इन वन ऑफ 3 केसेस, ठीक है? उसके 3 केसेस हमने डिस्कस करने हैं। एक सब्जेक्टिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस और थर्ड पे है पोसेसिव केस। सब्जेक्टिव केस के अंदर ये होता है कि प्रोनाउन फंक्शन जो होते हैं एज़ अ सब्जेक्ट काम करते हैं, और ऑब्जेक्टिव के अंदर प्रोनाउन फंक्शन जो है एज़ ऑब्जेक्ट काम करते हैं, और प्रोसेसिव में प्रोनाउन फंक्शन एज़ अ प्रोसेसर काम करते हैं, ठीक है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने पास्ट पेपर से विज़िट करके सारे निकाले हैं, ठीक है? तो इसके अलावा आपने टेंस को भी प्रिपेयर कर लेना है, पंक्चुएशन को कर लेना है, और सेंटेंस एरर को भी प्रिपेयर कर लेना है हैंडआउट से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हवाले से टॉपिक है, ठीक है? तो ये थी हमारी आज की एक वीडियो। तो फीडबैक से ज़रूर आगाह करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो, ठीक है? तो दीजिए अपने मेज़बान शहबाज़ असलम को इजाज़त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।